नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास का क्लास है और हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, पहले याद रखिए हमारा चैप्टर था मराठा शक्ति। क्लियर है? और मराठा शक्ति के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं किस पेशवा के बारे में पढ़ा रहा था, आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो मैं जिस पेशवा के बारे में पढ़ा रहा था उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। क्लियर है ना? तो मैंने आपको अंतिम लाइन ये पढ़ाया था कि बाजीराव द्वितीय के वक्त दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। यानी दोनों पूना में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। अब यहाँ बाजीराव ने क्या किया कि बाजीराव ने सिंधिया का साथ दिया। यहाँ बच्चे केयर कीजिएगा कि पेशवा ने किसका साथ दिया? दौलतराव सिंधिया का। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि पेशवा ने सिंधिया का साथ दिया, सिंधिया का साथ दिया। क्लियर है? अच्छा, अब इसने क्या किया कि सिंधिया का साथ तो दिया और फिर पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी। पेशवा ने जसवंत के भाई की हत्या की, जसवंत के भाई की हत्या करवा दी। क्लियर है? तो हम देख सकते हैं बच्चे कि बाजीराव द्वितीय क्या करता था, ये खुद मराठों में झगड़ा करवाता था। तो बाजीराव द्वितीय के वक्त पेशवा ने क्या किया कि सिंधिया का साथ दिया और सिंधिया का साथ देकर इसी पेशवा ने, बाजीराव ने जसवंत के भाई की हत्या कर दी। और जैसे जसवंत के भाई की हत्या कर दी तो जसवंत ने अब पूना पर आक्रमण कर दिया। इस बात को याद रखेंगे कि जसवंत ने पूना पर आक्रमण किया, पूना पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि पेशवा और सिंधिया दोनों आपस में मिल गए थे और इन्होंने क्या किया था कि जसवंत के भाई की हत्या भी करवा दी पेशवा ने। तो जसवंत ने पूना पर आक्रमण कर दिया और दोनों की संयुक्त सेना को, यानी पेशवा और सिंधिया, क्लियर है बच्चे, दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि पेशवा ने क्या किया कि सिंधिया का साथ दिया और सिंधिया का साथ दिया और उसके भाई की हत्या कर दी, जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम में क्या हुआ कि जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा और सिंधिया दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और बाजीराव द्वितीय यहां से भाग निकला। पूरी बात समझ में आ गई? तो पेशवा ने किसका साथ दिया? सिंधिया का। और इसी पेशवा ने जसवंत के भाई की हत्या की और जसवंत ने फिर पूना पर आक्रमण किया और दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब बाजीराव द्वितीय यहां से भाग गया। क्लियर है? तो याद रखना है बच्चे कि पेशवा भाग गया एवं 1801 में बसीन में शरण ली। कहां पर जाकर वो छिप गया? तो बसीन में। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजीराव द्वितीय यहां से भाग चुका था और भागकर वो 1801 में कहां चला गया? बसीन चला गया और बसीन में उसने क्या कर ली? शरण ले ली। अब यहां पर देखिए बच्चे, पेशवा 1801 में बसीन में चला गया और यहीं पर पेशवा को मिले अंग्रेज और पेशवा ने क्या किया कि अंग्रेजों से 1802 में, याद रखेंगे बच्चे कि पेशवा ने यहीं पर 1802 में अंग्रेजों के साथ, 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली। किसकी संधि की बच्चे? बसीन की संधि कर ली। तो आप भूलेंगे नहीं कि बसीन की संधि किसके बीच हुई थी? तो हम कहेंगे कि बसीन की संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और बच्चे, इस बसीन की संधि का महत्व यह है कि
कि पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कर ली और खुद को अंग्रेजों के संरक्षण में भेज दिया। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि बसीन की संधि की एवं अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली, एवं अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली, संरक्षता स्वीकार की। तो देख सकते हैं बच्चे कि यहां पर लगभग मराठा शक्ति का अंत शुरू हो गया, क्योंकि यही पेशवा बाजीराव द्वितीय ने संधि कर ली और संधि करके कहां चला गया? अंग्रेजों की संरक्षता में। तो आप भूलेंगे नहीं कि पराजित होने के बाद पेशवा भाग गया और भागकर बसीन में चला गया 1801 में। और इसी बसीन में पेशवा ने क्या किया बच्चे कि बसीन की संधि कर ली, और बसीन की संधि करने के बाद इसने अंग्रेजों से संरक्षता स्वीकार कर ली, और अंग्रेजों से संरक्षता तो स्वीकार की। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि इसी बाजीराव द्वितीय ने फिर अंग्रेजों से सहायक संधि भी कर ली। अभी मैं आपको बताता हूं कि सहायक संधि क्या होती है। पहले मैं इसे मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग सभी लोग। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर किस तरीके से इसने क्या किया, बसीन की संधि कर ली और मराठा साम्राज्य को, या यूं कहा जाए कि खुद को इसने क्या किया कि अपने आप को अंग्रेजों की संरक्षता में भेज दिया। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं कि और इस पेशवा ने क्या किया था बाजीराव द्वितीय ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाजीराव द्वितीय अयोग्य था और ये महत्वाकांक्षी था। हाँ, अब यहां पर बच्चे केयर कीजिए कि बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली और खुद को अंग्रेजों के संरक्षण में डाल दिया, अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 60,000 सेना भेजी। याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने 60,000 सेना पेशवा के पास रख दिया, पेशवा के पास भेज दिया, पेशवा के पास भेज दिया। किसके लिए भेजा था? सुरक्षा के लिए। तो याद रखेंगे कि बसीन की संधि में यह देखा गया कि सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 60,000 की सेना पेशवा के पास भेज दिया कि जाओ तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और देखिए बदले में पेशवा ने क्या दिया, इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि बदले में पेशवा ने 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए सालाना आय वाले क्षेत्र को दिया, सालाना आय वाला क्षेत्र दे दिया। और क्षेत्र दे दिया बच्चे, और जैसे क्षेत्र दिया इसे ही क्या कहा गया, सहायक संधि। अतः पेशवा ने सहायक संधि कर ली अंग्रेजों से, अतः पेशवा ने ये करके क्या कर लिया बच्चे, सहायक संधि कर ली। सहायक संधि यही होती थी बच्चे कि अंग्रेज क्या करते थे कि सेना भेज देते थे कि चलो मेरे सेना को रखो, बदले में हम तुम्हें क्या हमें सुरक्षा देंगे। तो याद रखिएगा कि बदले में पेशवा ने 26 लाख रुपए सालाना आय वाला क्षेत्र दिया, और इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या कर लिया, अंग्रेजों से फिर सहायक संधि कर ली। और बच्चे याद रखिएगा कि सहायक संधि का एस्पेक्ट जो है बहुत ही निगेटिव होता था, क्योंकि सहायक संधि में अब हेड कौन हो जाते थे, वो हेड हो जाते थे अंग्रेज। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई है, तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि इसी पेशवा ने, जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, इसी ने क्या किया था, अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। लेकिन बच्चे जो दूसरे मराठा सरदार थे वो इस संधि के खिलाफ हो गए। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने किया था, लेकिन जो मराठा सरदार थे वो बसीन की संधि के खिलाफ हो गए थे। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है, हमें याद रखना है कि मराठा जो सरदार थे, ठीक है, मराठा सरदार बसीन संधि के खिलाफ थे, बसीन की संधि के खिलाफ थे, बसीन की संधि के खिलाफ थे। ठीक है, बाजीराव ने किया, लेकिन जो मराठा सरदार थे वो बच्चे बसीन की संधि को नहीं पसंद करते थे, तो बसीन की संधि के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और मराठा सरदार जब बसीन की संधि के खिलाफ हो गए तो यही खिलाफ होना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत थी। पूरी बात समझ में आ गई?
तो बच्चे खिलाफ थे। और याद रखिएगा इसका जो परिणाम हुआ, इसका परिणाम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज होता है बच्चे। तो देखिए मैं साधारण भाषा में लिख देता हूं कि इसका परिणाम क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा यानी अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। स्पष्ट है। तो आप भूलेंगे नहीं बच्चे कि बसीन की संधि ने कहीं ना कहीं अंग्रेज मराठा युद्ध के बीज का काम किया। और ये जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ यह 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक चला है। क्लियर है। तो आप भूलेंगे नहीं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब तक रहा, 1803 से लेकर 1806 के बीच चला। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये बाजीराव द्वितीय की ऐसी नीतियां थी जो मराठा साम्राज्य को खत्म करने पर आमादा थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे अब देखिए, अब अंग्रेज और मराठा के बीच क्या हो रहा है, तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध। क्लियर है। मैं मिटाऊं इसे। ओके, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से लिख सकें या स्क्रीनशॉट भी ले ले। पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये सारे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूं बच्चे, यहां से मैक्सिमम प्रश्न होते हैं। तो जिस तरीके से बोल रहा हूं बस उसको कवर करते चलिए। आई होप सो कि एक भी प्रश्न नहीं निकलेगा और आप पूरी चीज को अच्छे से तैयार कर सकेंगे ना। अब यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई ना। अब बच्चे द्वितीय आंग्ल मराठा जब युद्ध शुरू हुआ तो याद रखना है हमें कि उस समय वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जो था, क्लियर है, तो मराठों की पराजय हुई थी। इस बात को याद रखिएगा कि इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में मराठों की क्या हो गई, पराजय हुई। ठीक है, मराठों की पराजय हुई। तो हमें याद रखना है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, क्लियर है, अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड वेलेस्ली, उसी तरह एक था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक। तो बच्चे याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में किसने हराया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इस बात को याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों को दक्षिण भारत में हराया। और उत्तर भारत में किसने हराया, तो उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने हराया था। बच्चे इसे भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठों की पराजय हुई। लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने दक्षिण भारत में हरा दिया, और लॉर्ड लेक जो था उसने क्या किया, उत्तर भारत में हराया। तो हम देख सकते हैं कि मराठे दक्षिण में भी हारते हैं और उसी तरह जो मराठे हैं वो उत्तर भारत में भी हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मराठा शक्ति जो है पूरे तरीके से क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। पूरी बात समझ में आई बच्चे। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा कि फिर तीसरा भी अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। इस बात को भी हमें याद रखना है कि बाजीराव द्वितीय के वक्त भी जो है फिर तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध भी हुआ। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। स्पष्ट है बच्चे। अब हमें यह जानना है कि जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ यह युद्ध कब हुआ, तो यह अंतिम युद्ध था और यह 1817 और 1818 के हुआ बच्चे। ठीक है, ये देखिए 1817 और 1818 में हुआ अंग्रेज मराठा युद्ध। और इस युद्ध में हेस्टिंगस कौन था, लॉर्ड हेस्टिंगस विजयी रहा, यानी अंग्रेज ही जीते। क्लियर है बच्चे। लॉर्ड हेस्टिंगस ने क्या किया, मराठों को पराजित किया। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1817 और 18 में, इसमें जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्लियर है, इसने क्या किया, मराठों को पराजित कर दिया। यानी मराठा तीसरा भी अंग्रेज मराठा युद्ध हार चुके थे। और यहीं पर फिर जो बाजीराव द्वितीय था, याद रखिएगा बच्चे कि बाजीराव द्वितीय ने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया कि अब जो है उसे नहीं लड़ना या वो जीत नहीं सकता था। क्लियर है। तो बच्चे अब अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे कि पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कि जीत के बाद अंग्रेजों ने
पेशवा पद ही समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया। अब कोई पेशवा नहीं होगा। देख रहे हैं बच्चे, पेशवा पद ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो शिवाजी जिन्होंने मराठा शक्ति को जन्म दिया था, इतना मजबूत किया था, बाजीराव द्वितीय के पॉलिसीज, नीतियों के कारण पेशवा का पद भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसी बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास विठूर नामक जगह पर भेज दिया कि जाओ तुम यहीं रहो। यहां पूरी बात समझ में आ चुकी है। मैं मिटाऊं फिर इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि पेशवा के पद को समाप्त करने के बाद बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट विठूर में भेजा गया। क्लियर है? बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट विठूर नामक जगह पर भेजकर, देख सकते हैं बच्चे, विठूर नामक जगह पर भेजकर पेंशन भोगी बना दिया गया। यानी अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम यहीं पे रहो और अब तुम्हें जो है अंग्रेज क्या देंगे, पेंशन देंगे। तो देख सकते हैं बच्चे कि बाजीराव द्वितीय को ही कानपुर के निकट विठूर नामक जगह पर भेजकर अंग्रेजों ने क्या बना दिया, अपना पेंशन भोगी बना दिया। और इस तरीके से बच्चे पूरी की पूरी मराठा शक्ति खत्म हो गई और यहीं पर 1853 में इसकी मौत हो गई। क्लियर है? इस बात को भी याद रखिएगा कि 1853 में पेशवा की मौत हुई। पेशवा की मौत हुई और जैसे पेशवा की मौत हुई बच्चे, इस तरह से मराठों का पतन हो गया। तो याद रखेंगे कि मराठों के पतन में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था, तो बाजीराव द्वितीय का था। और बाजीराव द्वितीय के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मराठों का इतिहास से क्या हो गया, पतन हो गया। तो बच्चे अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवाजी जितने महान थे, जिन्होंने मराठा शक्ति को मजबूत किया, हिंदुत्व को फैलाया, पदपाशाहत को फैलाया, लेकिन बाजीराव द्वितीय के नीतियों के कारण बसीर की संधि के बाद से अंग्रेजों का देख सकते हैं सनक्षता मिली और कानपुर में जाकर पेंशन लेने लगे और ठीक 1853 में इनकी मौत हो गई। किस तरीके से बच्चे पूरी मराठा शक्ति की समाप्त हुई। यहां पूरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहां हमने क्या किया कि बच्चे मराठा शक्ति को कंप्लीट किया। तो पहले आपने उत्तर मुगल काल के सारे बादशाहत को पढ़ा, फिर आपने मराठा शक्ति को भी पढ़ा। अब हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चे आज से हमारा एकदम नया और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहले ये मिटा दूं मैं, ये आप सीख चुके हैं सभी लोग। ओके ना, तो बच्चे अब हम एकदम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन। याद रखिए हमारे पढ़ने का तरीका एकदम सीक्वेंस में होगा। हम किसी चैप्टर पे जंप नहीं लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हो आप उसे देखते ही सॉल्व कर लें। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए तो बच्चे अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है यूरोपीय आगमन। यूरोपीय आगमन क्लियर है ना? तो पहले एक बात याद रखिएगा कि क्या हुआ बच्चे कि भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन तो प्राचीन काल से ही हो रहा था, मसाला बाजार के कारण, क्योंकि भारत मसाले का बहुत बड़ा उत्पादक था। तो मसाला बाजार के कारण भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, भारत सोने की चिड़िया रही, भारत की संपन्नता बढ़ती गई, व्यापार व्यवसाय बढ़ता गया, तो यूरोप के कई जातियों ने भारत में पहले से भी अपने कदम को रखा व्यापार व्यवसाय के लिए। भारत उन्हें आकर्षित करता रहता था।
इसी क्रम में क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई। क्लियर है बच्चे? 15वीं शताब्दी में बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई। इन भौगोलिक खोजों से क्या हुआ कि विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के करीब आए, व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग मिलने लगे और इन नए मार्ग मिलने से यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन भी क्या होने लगा, शुरू होने लगा। तो याद रखिएगा कि 15वीं शताब्दी में इसी क्रम में एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था। ठीक है, कोलंबस जो है स्पेन से चला था। कोलंबस स्पेन से चला था भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। लेकिन वह कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंचा। क्लियर है? तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कोलंबस जो है वो भारत के समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला था। तो कोलंबस स्पेन से चला था भारत के लिए, लेकिन पहुंच कहां गया? अमेरिका पहुंच गया। यानी कोलंबस ने अमेरिका को अपना ढूंढ निकाला। उसी क्रम में एक व्यक्ति था बच्चे, वो 1487 में, क्लियर है, 1487 में, जिसे हम कहते हैं बार्थोलोम्यू डायस। क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्यू डायस। तो याद रखिएगा कि एक यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डायस। तो बार्थोलोम्यू डायस 1487 में, क्लियर है बच्चे, 1487 में दक्षिण अफ्रीका के आशा अंतरीप, क्लियर है, हम इसे उत्तम आशा भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? उत्तम आशा। तो याद रखिएगा कि बार्थोलोम्यू डायस 1487 में दक्षिण अफ्रीका के आशा अंतरीप पहुंच गया। कहां पहुंच गया? आशा अंतरीप पहुंच गया। तो हम देख सकते हैं कि बार्थोलोम्यू डायस ने 1487 में दक्षिण अफ्रीका के आशा अंतरिप तक के रास्ते की खोज कर दी। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि बार्थोलोम्यू डायस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा द्वीप तक तो पहुंच ही गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्लियर बच्चे? वास्को डी गामा। क्लियर है? तो याद रखना है कि फिर वास्को डी गामा भी आगे की ओर बढ़ा और वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के समुद्री रास्ते को खोज की। भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। पश्चिमी तट के कालीकट तट पर पहुंच गया या कालीकट पहुंच गया। क्लियर है बच्चे? तो याद रखिएगा कि बार्थोलोम्यू डायस दक्षिण अफ्रीका के आशा अंतरिप तक पहुंच गया था 1487 में। उसके बाद वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह था कालीकट, वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की उसने खोज कर दी। क्लियर है? और इसकी जिसने सहायता की थी उसका नाम था अब्दुल मजीद। तो याद रखना है कि इसका सहायक कौन था? तो इसका सहायक अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी था। अब्दुल मजीद था। स्पष्ट है? तो बच्चे हमें याद रखना है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर पश्चिमी तट के कालीकट तट पर पहुंचा, बंदरगाह पे पहुंचा और इसका सहायक कौन था?
अब्दुल मजीद था। तो अब्दुल मजीद की सहायता से आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर दी और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंच गया अब्दुल मजीद की सहायता से। यहां तक क्लियर बच्चे में मिटावी से? ओके। अब यहां पर एक बात याद रखना है आपको कि यहां पर जो कालीकट का शासक था उसने भी वास्को डी गामा का स्वागत किया था। याद रखिएगा कि कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। स्पष्ट है? यहां सभी बच्चे केयर करेंगे कि कालीकट के शासक का नाम था जमोरिन। क्या नाम था उसका? जमोरिन। यहां देखिए बच्चे, कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। स्पष्ट है? आप इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि अब्दुल मजीद की सहायता से वो पहुंच तो गया था, लेकिन पहुंचने के बाद जो कालीकट का शासक था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया? इसका स्वागत किया कि वेलकम टू इंडिया, आइए इंडिया में और अब इंडिया को लूटना शुरू कीजिए। तो देख सकते हैं कि कालीकट के शासक ने इसका क्या किया? स्वागत किया। और बच्चे उस समय भारत के व्यापार पर जो अरब के लोग थे, तो ये जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने भारतीय व्यापार पे अपनी पकड़ रखी थी। तो जमोरिन ने जब वास्को डी गामा का स्वागत किया था तो अरबी लोग जो थे वो इस बात से नाराज हो गए थे। तो याद रखेंगे कि पुर्तगाली जब ये वास्को डी गामा भारत आए थे और जमोरिन ने स्वागत किया था तो जो अरब व्यापारी थे वो जमोरिन से क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे, अब हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंच गए। अब देखते हैं कौन कौन देश से लोग आ रहे थे। तो सबसे पहले जो मैंने नाम लिया है वो नाम लिया है मैंने पुर्तगाली। तो पहला आगमन हमने किसका देखा? पुर्तगाली का। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए यहां पर सभी लोग केयर करेंगे, पुर्तगाली अब आ गए। यहां एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जब पहला जो भारत में आगमन हुआ वो किसका आगमन हुआ था? पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो पुर्तगाली का जो आगमन था, तो पहले जो वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी, इससे क्या हुआ कि व्यापार का बहुत मार्ग बढ़ा, नए व्यापारिक रिश्ते बनने लगे थे पुर्तगाल से। क्लियर है? अब पुर्तगाली जब भारत में आना शुरू हो गए तो हमें इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में वो आए थे बच्चे, वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे जिसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्लियर है बच्चे? प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत आया। क्लियर है? तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बनकर के भारत में पहुंचा उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत आया बच्चे, ये आया था 1505 में। इस बात को याद रखना है, ये कब आया था? 1505 में। तो इसने क्या किया? सबसे पहले याद रखिएगा, इसने समुद्र नीति को महत्व दिया था। क्लियर है? इस बात को याद रखना है कि इसने समुद्र नीति को महत्व दिया था। ये इसकी खूबी थी क्योंकि ये जानता था कि समुद्री रास्ते से ही व्यापार हो सकती है और उसी रास्ते से हमें विश्व में बढ़ना है। तो जो अल्मीडा था उसने क्या किया था कि अपनी समुद्र नीति को ही उसने क्या किया था? बहुत महत्व दिया था। और बच्चे, इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था। ये दोनों बात आप याद रखिएगा कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत किया था। पुर्तगालियों को मजबूत करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों को
मजबूत करने का प्रयास किया। पूरी बात समझ में आ गई है? तो आप इस बात को नहीं भूलेंगे कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति